हाँ बेटा, करें स्टार्ट। चलिए, तो कैपिलरिटी में पहले बात करते हैं कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, राइट। तो इसमें क्या होता है कि मेरे केस निकालो कि मान लो हमारे पास कोई दो ग्लास प्लेट्स हैं और उन ग्लास प्लेट्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज रख करके हमने वाटर में डिप कर दिया। तो आप क्या देखेंगे, उनके बीच में जो स्पेस होगा उसमें वाटर राइज कर जाता है। वो भी कैपिलरी एक्शन का एक एग्जाम्पल है। मान लो यहां तक राइज कर जाता है ऐसे, राइट। समझ में आ रही है ना क्या कहानी? दो ग्लास प्लेट को एक दूसरे के पास रखा, ऐसे डिप कर दो, स्लिट में से पानी चढ़ जाएगा ऊपर। तो अगर मान लो एच हाइट तक राइज करता है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बी है और इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो एच की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले पहले ये करो। आ जा। What is the rise in height in between two glass slabs placed very close to each other? ऐसे दो ग्लास स्लैब्स को बहुत क्लोज रखा और पानी में डिप कर दिया, जिसमें बीच में स्पेस है वहां से पानी ऊपर राइज करेगा। उसकी वैल्यू बतानी। एच तो निकालना है ना। हाँ ठीक है, रोजी भी राइट आंसर आ गया। टी कॉस थीटा किस इफेक्टिव लेंथ पे लगेगा? 2l। 2l पे लगेगा ना, क्योंकि जो गैप है वहां तो सपोर्ट है ही नहीं। तो 2l इंटू टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। वॉल्यूम कितना है अंदर पानी का? एल इंटू बी इंटू एच इंटू रो इंटू जी। तो आ जाएगा आपको 2t cos थीटा बाय रो जी बी इज द राइट आंसर। अब समझ में आ गया ना सबके? ये 2t cos थीटा बाय ये आंसर आएगा। ठीक है, देखो कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो हमने कैपिलरी एक्शन का लिफ्टिंग फोर्स मेथड समझा और लिफ्टिंग फोर्स मेथड से हमें ये समझ में आ गया कि एच हाइट तक जब वाटर राइज करता है तो एच की वैल्यू क्या होती है? 2t cos थीटा बाय रो जी आर, राइट। अब हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात की थी। क्या हम ये बात कर चुके हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नॉट अ फिक्स्ड पैरामीटर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स इन परफेक्टली नेचुरल फिनोमिना? जहां नेचुरल चीजें हो रही हैं वहां सॉलिड और लिक्विड कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट फिक्स पैरामीटर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंगल ऑफ कांटेक्ट अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है और उसको बोलते हैं एपेरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? एपेरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे हम यहां बात करें, क्या आप मुझे बताइए यहां तक पानी को रोक के रखने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है? कौन सा फोर्स ऊपर इस एज हाइट के कॉलम का एमजी बैलेंस किया हुआ है? 2πr इंटू यही ना, ठीक है। अब पता है क्या होता है? होता यह है कि
ये कैपिलरी थी, ठीक है। पहले केस में शेप ऑफ द मेनिस्कस था वो कुछ ऐसा था। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि देखो ये एक तो शेप ऑफ द मेनिस्कस ऐसा है, ऐसे समझे अपन, यही बात करते हैं। ये एक तो ये है, दूसरा यहीं से बात करता हूं, ये है, और तीसरा परफेक्ट हेमिस्फीयर। परफेक्ट हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो यहां तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो था, टच करता हुआ जा रहा है ना, तो यहां थीटा 1 इज जीरो। फिर यहां एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो थीटा 2 है, और यहां एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 3 है, तो थीटा 3 सबसे बड़ा है। नहीं समझ में आई बात? तो होता क्या है कि एच हाइट वाली नेचुरल सिचुएशन के अंदर लिफ्टिंग फोर्स जो मिला वो ये था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा था, और एच हाइट तक पानी भर गया। अगर हमारी कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की तो डेफिनेटली पानी बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले शेप ऑफ द मेनिस्कस चेंज होता है। नहीं समझ में आई बात? तो पहले एंगल ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और जैसे जैसे एंगल बदल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? बोलो भाई, लिफ्टिंग फोर्स कम हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? तो इसमें एल लेंथ तक का एमजी बैलेंस करने के लिए ही लिफ्टिंग फोर्स चाहिए ना। नहीं समझ में आई बात? तो वो एंगल अपने आप को बदल लेता है, और बदल करके कहानी सिर्फ इतनी हो जाती है कि एल की जो वैल्यू है वो 2t cos थीटा डैश बाय रो जी आर हो जाती है। भाई कुछ नहीं बदलता। नहीं समझ में आई बात? जितना रिक्वायर्ड है उतना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हेलो, अब इनका जो रेशियो लेंगे हम लोग, तो 2t बाय रो जी आर कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा यहां पर h बाय एल इक्वल्स टू cos थीटा, क्या h ऊपर लिया ना अपन ने, अपॉन cos थीटा डैश। एग्री? तो हमें पता है एल की वैल्यू कम है एच से, तो cos थीटा डैश कम होगा cos थीटा से, तो थीटा डैश ज्यादा होगा थीटा से। नहीं समझ में आया? लेंथ और कम करो और एंगल बढ़ जाएगा, और कम करो और बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो मैंने आपको बताया था कि वो शेप बदल लेता है, उल्टा हो जाता है। तो वो तो बड़ा सा ढक्कन था। कैपिलरी में क्या है? कैपिलरी के ऊपर जो शेप बनेगा, अगर आप उसकी लेंथ कम करते ही जाओ तो वाटर पुश होता जाएगा ऊपर, और एक स्फेरिकल परफेक्ट ड्रॉप बनकर रुक जाता है। जैसे डॉक्टर की सीरीज में आपने देखा होगा, निडल के अंदर भी स्मॉल कैपिलरी होती, तो ऊपर एक बूंद बन जाती, और वो गिरती नहीं है जबकि पुश कर रहा होता है। ज्यादा पुश करेगा जेट के फॉर्म में निकल जाएगा, और सिर्फ एयर को पुश करें तो हल्का सा लिक्विड बाहर निकलता है, एक ड्रॉप वहां रुक जाती है। अब होता ही है कि हम बात, जैसे आपने, अगर आप बहुत अभी सर्दी के दिनों में गार्डन वार्डन में अगर जाओ, तो वहां पर जो सूखे तिनके होते हैं वो बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। एक होता है ड्यू ड्रॉप कहीं पड़ी हुई किसी पत्ते पे, ओस की बूंद पड़ी हुई, और एक पुराना सूखा तिनका टूटा हुआ ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये तिनका अगर ऐसे पड़ा हुआ है, तो जब नीचे इसके यहाँ पानी कांटेक्ट में आता है ड्यू ड्रॉप का, कैपिलरी जो राइज करता है, और यहाँ परफेक्ट स्फेरिकल ड्रॉप के फॉर्म में चमकता रहता है। नहीं समझ में आई बात? तो ये केस है इनसफिशिएंट लेंथ वाला ही। आप इसको उठाओ और इसको लेकर घूमते रहो, इनफैक्ट आप बाइक पे बैठ जाओ, चलते रहो, वो गिरती नहीं है। गिरने के लिए आपको उसको शेक करना पड़ता है। तो जब बहुत छोटी ड्रॉप होती है तो सरफेस टेंशन ही डोमिनेट करता है एमजी के ऊपर। एमजी का कोई बहुत छोटी ड्रॉप का एमजी कितना होगा? अब सरफेस टेंशन अपनी चलाता है। तो जहां कहीं भी इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी होगी, अगर लेंथ कम करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा ऊपर ड्रॉप बना के रुक जाएगा। अब ड्रॉप बन गई तो क्या हो गया? अगर सरफेस टेंशन का फोर्स देखोगे तो ये वाला सेक्शन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। नहीं समझ में आई बात? और वो नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है वापस। हेलो, तो अब आपसे सवाल पूछे कि मान लो ये लेंथ एल है, ये एच था। हमें पता है जो एच की वैल्यू जी इफेक्टिव पे डिपेंड कर रही है, और यहां जो आपको लेंथ दिख रही है वो एच से छोटी दिख रही है। दिख रही है ना? मैं इस पूरे के पूरे एपरेटस को लिफ्ट में रख दूं, और उस लिफ्ट को g/2 से नीचे चलाऊं, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी g/2 ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो आप मुझे बताओ, रिक्वायर्ड हाइट जस्ट डबल होनी चाहिए, पर हमारे पास वहां एच तो है ही नहीं। तो अब क्या हो गया? इनसफिशिएंट लेंथ की हो गई। नहीं समझ में आई बात?
अगर इनसफिशिएंट लेंथ की हो गई तो टॉप तक जाएगा, ड्रॉप बनाएगा, रुक जाएगा, नेवर ओवरफ्लो। अगर इस पूरे सिस्टम को आप सैटेलाइट में ले जाओ तो वहां जी क्या है, 0। तो क्या एच इन्फिनिटी चाहिए? चाहिए। तो इन्फिनिटी तो है नहीं हमारे पास, तो क्या होगा, मैक्सिमम तो जाएगा, रुक जाएगा। आप मून पे ले जाओ, जी की वैल्यू g/6 है, 6h रिक्वायर्ड है, वहां भी इनसफिशिएंट लेंथ की मानी जाएगी। टॉप पे जाएगा, ड्रॉप बनाएगा, रुक जाएगा, पर कैन नेवर ओवरफ्लो। समझ में आ गई बात? तो इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी में एंगल ऑफ कांटेक्ट रीएडजस्ट करता है, और इसी एंगल ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं अपन एपरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाता है। अब यहीं से जो पिछली क्लास में अपन ने बात की, बाहर निकालेंगे तो शेप कैसा बनेगा ट्यूब का, अपन ना 2h तक रुक जाएगा, ठीक है अपन ने बात पिछली क्लास। कैपिलरी को डिप किया, बाहर निकाला, तो उसमें जो पानी बचेगा उसकी लेंथ 12 होगी, 2h होगी। ये चर्चा नहीं की अपन ने, मैंने देखा तुम्हारे किसी उसमें ना, दिखा ना बेटा। ओके ठीक है, अच्छा उल्टा हो रहे नोट्स न्यू, चलो चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया ना, ये मिटा दूं, अब समझना। अरे क्या यार, तो पढ़ना शायद मुझे लग क्यों याद आ रहा। अच्छा इस रूम में 2 क्लास लगती, शाम को भी लगती। देखो मेरी बात सुनो, एक टब है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, समझना मेरी बात को ध्यान से। इसमें अपन ने एक कैपिलरी डिप की, ठीक है, ये, और हमने क्या देखा, एच हाइट तक लिक्विड राइज कर गया, ये एच है, और डिपिंग लेंथ एल है। क्या है डिपिंग लेंथ? एल। आप ये चीजें करके देख सकते हो आराम से। हमें कैपिलरीज तो नहीं मिलती नेचुरली, और कैपिलरी कहाँ ढूंढने बैठेंगे, तो बहुत माइनर ट्यूब्स को कैपिलरीज बोलते हैं, पर हमें पतली ट्यूब्स मिल जाती हैं। जैसे तुम्हारी रिफिल होती है बॉल पेन वाली, राइट, वो पूरी खाली हो जाए, उसको कट कर लो, वो होलो ट्यूब है, तो उसका रेडियस फिर भी कम है, उसमें कैपिलरेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रो लेके बैठोगे तो उसमें ऑब्जर्व होगा जरूर, लेकिन बहुत गौर से देखना पड़ेगा यार, हाइट थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि उसका रेडियस, हम जूरिंस लो की बात की ना भाई, आपका एच की वैल्यू क्या है, 2t cos थीटा बाय रो जी आर, ठीक है। उसमें जो पैरामीटर्स कांस्टेंट वो कौन कौन से हैं फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन, अगर बात की है तो 2t cos थीटा अपन रो जी कांस्टेंट, तो एच और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, यानी h1r1 इक्वल्स टू h2r2, इसको जूरिंस लो बोलते हैं। तो अगर रेडियस बड़ी होगी तो हाइट कम होगी, बात समझ में आ गई? तो बड़ी रेडियस से क्या होगा कि हाइट इतनी कम होती है कि कई बार रेडियस इतनी ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन का फोर्स जो है बेचारा वो गरीब है, तो इतने चौड़े एरिया क्वेश्चन को लिफ्ट नहीं कर पाता, तो हल्का सा लिफ्ट करके वहीं रुक जाता है। पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्लास ले, कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट, उसमें एक नेरो ट्यूब ले, स्ट्रो टाइप, पतला स्ट्रो ले लें, स्ट्रो में भी दिख जाता है, उसको आप डिप कर दें। जब आप डिप करेंगे तो ग्लास में हल्का सा इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मिलेगा, स्ट्रो में भी दिखता है। हेलो, अब आप इस स्ट्रो को ऐसे बाहर निकाल लें, पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, नहीं समझ में आई बात? और आप उसके साथ टैप करें और फिर निकालें, अब पानी रुका रहता है, केमिस्ट्री लैब याद आ रही? फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करें तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको खाली करते रहे, खाली करते रहे, धीरे 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 धीरे। फाइनली क्या होता है कि आप इसको बाहर निकाल के जब रखोगे तो इस ट्यूब के अंदर या कैपिलरी के अंदर फाइनल शेप जो होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे एक ड्रॉप लटकी होगी और ये एच हाइट तक पानी भरा होगा, लाइक दिस, ये शेप होता है। ये है एच डैश, क्या है ये? एच डैश, और ये एच डैश इस एच से बड़ा होता है। अब आपने पूरा थंब हटा दिया तो भी पानी रुका हुआ रहेगा। दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, पहला लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स मेथड क्या बोलता है कि सब देखिए यहाँ का शेप ऑफ द मेनिस्कस और यहाँ का शेप ऑफ मेनिस्कस सेम है, तो यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ आएगा और 2 पाई इंटू टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा, यहाँ पे भी ऊपर ही लग रहा है, तो आपका लिफ्टिंग फोर्स डबल हो गया। तो 2 पाई इंटू टी कॉस थीटा अगर एच हाइट तक का कॉलम का वेट बियर कर सकता है तो डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। मतलब हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं एच डैश इक्वल टू 2h, या दूसरा तरीका आपका ये है कि आप एक काम करें, अपनी मैनोमेट्रिक इक्वेशन लगा दें जो अपन हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी। कैसे? कि ये ट्यूब है, ये ठीक है, ये भर गया पानी, ये एच हाइट है, एच डैश मान लेता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी। अब ध्यान से समझना,
ए पे प्रेशर कितना, पी नोड, डी पे प्रेशर कितना, पी नोड, लेकिन बी पे प्रेशर कितना, पी नोड माइनस 2T/R। नहीं समझ में आई बात? तो बी का प्रेशर कितना है बच्चा, बोलो, पी नोड माइनस, बात समझ में आ गई? सी का प्रेशर कितना, प्लस रो जी एच डैश, नीचे चल रहे हैं ना यार, नहीं समझ में आया? और डी का प्रेशर कितना, बोले माइनस 2T/R इक्वल टू प्रेशर एट डी। अरे भाई, और ये गरीब बराबर है, तो ये हो गया रवाना, -2T/R उधर ले जाओ, एच डैश की वैल्यू क्या मिल गई, 4T/ρgr, और पहले हाइट क्या थी, 2T/ρgr। नहीं समझ में आई बात? तो हाइट डबल हो गई, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये जो हाइट है ये 2h है, पर यहां एक ट्रिकी केस बनता है, वो क्या, वो ये कि वो चुपके से सवाल के अंदर ये लिख देते हैं। अब क्या कि साहब उस पूरी ट्यूब में टोटल लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम 12 था ही नहीं, 2h था ही नहीं। अरे यार, नहीं समझ में आई बात? जब उसमें पानी नहीं भरा 2h तक, तो 2h रुकेगा किस खुशी में, एक्स्ट्रा थोड़ी डालोगे ऊपर से पानी। नहीं समझ में आई बात? तो बेसिक लॉजिक क्या बोलता है साहब, देखिए मैक्सिमम 2h रुक सकता है, ये सरफेस टेंशन की हिम्मत है कि वो 2h रोक लेगा, तो 2h से कम तो रोक ही लेगा ना। तो अब जितना है उतना रुक जाएगा, जितना है उतना होगा क्या, कि वापस वही कहानी आ गई जो अपन यहां बात कर रहे थे, कि ये शेप ऑफ द मेनिस्कस चेंज नहीं होता, ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो यहां का एंगल बढ़कर लिफ्टिंग फोर्स कम हो गया। नहीं समझ में आई बात? तो जितना था उतना बैलेंस कर लेगा, ऐसे मान के चले। हेलो, तो आप मुझे बताओ, आपसे कोई पूछे कि एक स्ट्रोक को या एक कैपिलरी को मैंने डिप किया, एच हाइट तक राइज कर गया, उसको जेंटली मैं रिमूव करता हूं बाहर, तो उसमें वाटर कॉलम की हाइट क्या होगी, आंसर विल बी मैक्सिमम वैल्यू 2h, और एच प्लस एल भी पॉसिबल अगर आपकी डिपिंग लेंथ लेस देन एच है तो इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द डिपिंग लेंथ, ये मान के चलना है कि 2h रुकेगा। अगर डिपिंग लेंथ की बोल देता है कि डिपिंग लेंथ इज लेस देन एच, देन आंसर विल बी एच प्लस एल। नहीं समझ में आई बात? छापो, बात करेंगे आगे। तो मुझे ऐसा कि मेरे को डायग्राम बना हुआ दिखा ना ये इस तरह का वहां, तो मुझे लगा मैंने शायद बता दिया पिछली क्लास में। अच्छा, ओके, तभी मैंने कहा कैसे लिखा हुआ है, जब नहीं पढ़ाया तो नोट्स में कैसे। हाँ जी, ऑनलाइन डिपार्टमेंट कुछ समझ में आ रहा है इनके, पुलकित, आस्था, रोहित, आलोक, वंदना, गुनिका जैन, एम्बर, एस्मित, आशीष, दो लोगों का रिप्लाई आया, मतलब दो ही जाग रहे हैं, तीन हो गए, चार, वेरी गुड वेरी गुड, सब जाग रहे हैं, सब जाग सब जाग रहे हैं। चलिए गुड। तुम लोग ना ऑनलाइन वाले यार, यस सर नो सर तो करते रहा करो कम से कम, पता तो रहे तुम लोग जा, तुम भी पढ़ रहे हो क्लास में। ये लो, हम्म, तो टेस्ट है मतलब परसों तुम्हारा, फुल तैयारी। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ठीक है।
कैपिलरी रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, बताओ दो चार एग्जांपल। टैंक, हाँ, वो कैपिलरी रिएक्शन है। वो इतना मोटा पाइप कैपिलरी है। हाँ तो वो इतना, जब मैं स्ट्रो के लिए मना कर रहा हूँ, स्ट्रो इज नॉट कैपिलरी यार, वो साइफन है। ये भी कैपिलरी नहीं है। क्रोमेटोग्राफी, एग्जैक्टली वो है, वो मान लिया। वो तो बकवास है टोटली, टैंक में पानी ला के कैसा, वो तो कंसेप्ट ऑफ साइफन बोला जाता है, वो तो प्रेशर डिफरेंस काम ले रहे हो आप। मुझे एक बात बताओ, जहां पानी भरा हुआ है, पाइप से आप सक कर लो पानी, मान लिया, और आप उसको ऊंची हाइट पे ले जाओ, वो चला जाएगा। आप वो प्रोसेस तभी यूज कर सकते हो कि जो ओपनिंग है पाइप की, वाटर लेवल से नीचे है। नहीं समझ में आई बात? तो आप प्रेशर डिफरेंस को काम ले रहे हो सीधा सीधा, उसमें आप सकी मत करो, पूरा पाइप पानी से भर लो, पूरा पाइप पानी से भरो, और जैसे थंब से टैप कर लो, दोनों एंड बंद कर दो, एक एंड को पानी में डुबो दो, दूसरे को नीचे छोड़ दो, अपना आप चालू हो जाएगा। हाँ यस, ये एग्जाम्पल। तुम्हारे वो इंक वाला पेन वेन नहीं होता, निब विब जो होती है, फाउंटेन पेन, उसमें भी कैपिलरी का वो जो स्लिट बनी होती है वो क्या है? उसमें जो निब में स्लिट बनी होती है, कट लगा होता है, वो कैपिलरी तो है भाई। नहीं समझ में आई बात? तुम्हारे एनाटॉमी के अंदर, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो तुम लोग, कैपिलरी से पानी कहाँ से जाता है, बड़े बड़े पेड़ों में कैपिलरी से जा रहा है पानी, है ना? या आप एक काम करें कि एक एक सूखा कपड़ा कहीं डाल दो, उसके कोने में पानी डाल दो, थोड़ी देर बाद बहुत सारा गीला हो जाता है वो, कैसे हो रहा है? छोटी छोटी कैपिलरीज बनी हुई, उससे हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? अ, खेतों के अंदर जो फार्म होता है, वहां पे बहुत कॉमन चीज है कि एक्चुअली हमने तो प्रैक्टिकली इन सब चीजों को जिया है, खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, तो ये देखते थे कि अभी सर्दी वाली जो फसल होती है ना, जो बारिश में तो क्या होता है कि बरसात हो जाती है और लोग ट्रैक्टर वेक्टर चला के फसल फसल, तो बीज डालने से पहले वो रिलाई करते हैं, मतलब पूरी जमीन को गीला करते हैं, फिर 2-3 दिन की धूप में थोड़ा नॉर्मल होता है उसका, उसके बाद वो ट्रैक्टर चलाते हैं उसमें, और उसके नेक्स्ट डे उनको सीडलिंग करनी होती, कि वरना नमी खत्म हो जाएगी, फिर बीज कैसे उगेगा? तो बाई चांस अगर लेट हो जाए कि यार नहीं, मेरे को तो अर्जेंट काम आ गया, 4 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, और ये अब तो 4 दिन बाद तो सूख जाएगी मिट्टी, तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर वाले से बोलते हैं कि तुम एक काम करना, एक दिन छोड़ करके वापस एक बार ट्रैक्टर चला देना, तो नमी बनी रहेगी। उनका एक्सपीरियंस होता है। तो मैं सोचता मैं यार ये सब क्यों करते हैं ये लोग? भाई एक दिन आप धूप लग गई पूरी मिट्टी पे तो ऊपर से सूख गई, अगले दिन आपने फिर ट्रैक्टर चला दिया, तो अब नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ गई, तो पलट रहे हो आप, तो और सूखेगी वो तो। नहीं समझ में आई बात? तो अंदर की नमी बनी रहती है, वो ये बात करते हैं। होता क्या है बेसिकली कि आपने मिट्टी में ट्रैक्टर चलाया, तो उसमें कैपिलरी बन जाती है, उसमें कैपिलरी एक्शन से अंदर वाला पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर आके वेपोराइज होता है, तो अंदर की नमी खत्म हो जाती है, और कैपिलरी बनने में टाइम लगता है, मतलब एक दिन की धूप चाहिए कम से कम, तब जाके कैपिलरी, क्योंकि क्या होता है जब मिट्टी जैसे एक दूसरे के ऊपर जाती है तो अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, वो जब हवा बाहर निकलती है तो उससे कैपिलरीज फॉर्मेशन होता है। तो आपने अगर ट्रैक्टर वापस चला दिया, तो आपने उन कैपिलरीज को ब्रेक कर दिया, वापस कैपिलरीज बनने में एक दिन लगेगा, तब तक वो अंदर की मॉइस्चर मेंटेन रहती है। नहीं समझ में आई बात? तो बहुत सारे एग्जांपल्स कैपिलरी एक्शन का आप ले सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हो आप। जैसे मान लो कहीं पे इंक विंक गिर गई, आप कोई चीज भी कपड़े से उसको सक करवाते हो, क्या हो रहा है? कैपिलरी एक्शन तो है वो भी, और कैपिलरीज है, कैपिलरी बहुत स्मॉल ट्यूब्स होती है, राइट? ऐसे ही आप जनरली बात करते हो कि हमारा जो कपड़े वपड़े धोते हैं और ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं, तो थोड़ा गर्म पानी यूज करना पसंद करते हो, किस खुशी में? वहां क्या होता है भाई? मेल का बाहर निकलना, क्या लॉजिक है बताओ? आप साबुन वगैरह सोप वगैरह यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? एक तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्या बनते हैं? मिशेल फॉर्मेशन, है ना? तो उसके लिए मेल तक जाना जरूरी है ना उसका, पानी का। और इतनी माइनर माइनर कैपिलरीज होती है कि कपड़े की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कई बार आपको लगता है ऊपर से गीला हो गया, अंदर पानी नहीं जा पाता। नहीं समझ में आई बात? तो मेन टारगेट क्या है? अंदर पानी भेजना, और वो कैपिलरी एक्शन से जा सकता है, फिर वहां सोप चला जाएगा, मिशेल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा आराम से।
बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो कैपिलरी एक्शन के। अब कुछ एक केस है जो मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आपका दिमाग लगाना है आपको और सोल्व करने है। पहला केस, अच्छा ये सब चीजें बेटा प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। अगर आप देखेंगे कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेम है, वायर फ्रेम, इसके अंदर ऐसे एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है। सो वायर फ्रेम लो, चाहे तो गोल फ्रेम ले लो, कैसे भी मतलब क्लोज होना चाहिए। सो अब सोल्यूशन में डिप करो, बाहर निकालो, फिल्म बन जाती है। अब एक एंडलेस थ्रेड लें, एंडलेस थ्रेड, उसमें आपको नोड नहीं लगानी, जैसे वो अपनी गिट्टी वाला धागा नहीं होता पतला धागा, वैसा धागा लें और उसके दोनों एंड्स को चिपका दें। नोड नहीं होनी चाहिए, नोड से क्या वहां पे एयर पास हो जाती है और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं होता। ले और उस धागे को एक रैंडम शेप लूप देकर के इस पे डाल दें, लाइक दिस, ऐसे धागा पड़ा हुआ है। तो जिस शेप में आप धागा यहाँ डालेंगे, वो ये बहुत तमीज से करना होता है एक्सपेरिमेंट, फिल्म है वो। नहीं समझ में आई बात? तो आप क्या देखते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे इसका, तो इस एलिमेंट पर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? कितना लग रहा है? 2TL 2TL, अगर लेंथ L ले लें तो उधर भी दो फ्री सरफेस, इधर भी फ्री। तो हर एलिमेंट पर आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके रखेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी शेप का धागा आपने इस पे रखा है वो अपना शेप मेंटेन रखेगा। अरे बोलो भाई, ये सच है ना? अब हम क्या करें, एक कोई निडल लें और उस निडल से अंदर वाली फिल्म को तोड़ दें। अब क्या होगा, ये वाली जो फिल्म बची वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगी, तो ये एरिया मैक्सिमम होगा तभी वो मिनिमाइज होगा। तो ये क्या बनाएगी? सर्कल। नहीं समझ में आई बात? तो होगा ये कि अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो अंदर वाली कहानी कुछ ऐसे होगी कि परफेक्ट सर्कल बनेगा। अब यहां फिल्म है, कुछ समझ में आ रही है बात? अंदर वाली फिल्म तोड़ने के बाद धागा काला नहीं होता, वो ब्लू ही रहेगा। हेलो बच्चों के हर लेवल के डाउट आते हैं हमारे पास, मस्त डाउट। अब सुनो, अब इसका रेडियस आर है एंड डेफिनेटली ये बाहर की तरफ सरफेस टेंशन के फोर्स से कुछ वैसे ही पुल हो रहा है जैसे मैं एक चार्ज रिंग को ऐसे रख दूं, इसके सेंटर पे क्यू नोट चार्ज रख दूं और इस पे क्यू दे दिया, तो क्या होगा? इसके हर एलिमेंट को रिपेल करेगा ना, इसमें टेंशन आएगा। वो टेंशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला होगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अच्छा मजेदार चीज क्या है कि वो चेंज इन टेंशन निकलाते हैं आपसे, टेंशन नहीं, टेंशन तो पहले भी होता है, ये भी तो रिपेल कर रहा है उसको। नहीं समझ में आई? तो राइट क्वेश्चन इज वो चेंज इन टेंशन। अब सुनना ध्यान से, फिर आपने ये चीज एक और पढ़ी है कि ये रिंग है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, वहां भी आता है टेंशन, आता है नहीं आता है? फिर आप ये भी बात करते हैं कि कोई रिंग है, ये तो आपका रिसेंटली चल ही रहा है, ये रिंग है। अगर ये रिंग किसी स्मूथ सरफेस पे रोटेशनल मोशन कर रही है तो इसके हर एलिमेंट के पास टेंशन है, और उस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? ये याद होना चाहिए डायरेक्टली, कुछ चीजें डायरेक्टली याद होनी चाहिए चाहे आप निकालना हो। एक बात बताओ, एक रिंग है स्मूथ सरफेस पे रखी हुई, उसके हर एलिमेंट में टेंशन क्या है? जीरो, जीरो है ना। अब उसको आपने ओमेगा से घुमा दिया तो टेंशन आएगा ना? नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा भाई, वरना हर एलिमेंट को सेंटीमीटर कौन दे रहा है? टेंशन का कंपोनेंट तो देता है। नहीं समझ में आई बात? तो कहानी क्या है इसको समझना ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर है, या एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, और मान लेते हैं इसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, तो दिस म्यू इज टोटल मास बाय टोटल लेंथ ना। तो डीएल लेंथ का मास अगर डीएम है तो डीएम की वैल्यू म्यू डीएल ना। बोलो भाई,
देखते जाना, कॉपी नहीं करना, कुछ कॉपी नहीं करना। इसके फ्री एंड से सेंटर पे सबस्टेंड होने वाला एंगल डी थीटा है कितना? तो आप मुझे बताओ, टेंशन का डायरेक्शन अलोंग द रिंग होगा ना? होगा नहीं होगा? अरे बोलो भाई। अब मैंने यहां एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये वाला एंगल क्या होगा? डी थीटा बाई 2, क्योंकि पूरा एंगल डी थीटा था। तो डीएल की वैल्यू क्या होगी? आर डी थीटा ना। तो यहां पे पहले ये भी ले लेता हूं, म्यू आर डी थीटा, राइट? हेलो, ठीक है। अब मुझे बताना, ये डीएम की वैल्यू मिल गई, ये एंगल क्या होगा? डी थीटा बाई 2, ये वाला बनेगा ना, ठीक है। तो टी का ये कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये कंपोनेंट, और अंदर वाला क्या आएगा? 2t साइन, क्योंकि एंगल स्मॉल था तो डी थीटा बाई 2, तो ये भी रवाना हो गया, यानी टी डी थीटा। ये घोट लो बस, हर जगह ये आता है, और यहां से आगे कर दो। भाई होगा क्या? मैग्नेट के अंदर क्या होगा कि साहब, ये वाला फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? आईएलबी से। आईडीएल लिख देते हो, नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रोसिटी में क्या हो रहा है कि ये वाला फोर्स के डी क्यू अपॉन के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर से बैलेंस हो रहा है। राइट आंसर आ गया। यहां क्या हो रहा है? दिस विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख देंगे इसको किसके बराबर? डी एम वी स्क्वायर बाई आर। नहीं समझ में आई बात? और डीएम वो लिखा हुआ। अब क्या मेरा, जल्दी बताना। टी डी थीटा इक्वल्स टू डीएम कितना? म्यू आर डी थीटा वी स्क्वायर बाई आर। डी थीटा हुआ रवाना, आर हुआ रवाना। टी की वैल्यू क्या मिल गई? बोलो, म्यू वी स्क्वायर ना। पहचाना? 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 अरे पहचाना? नहीं पहचाना? v equals to root of t by mu, velocity of transverse waves in a string। अरे यही तो होता है। वहां क्या करते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, डेराइव किया था? क्या होगा ना, वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव्स में, तो वहां किया ही होगा। तो उसमें क्या होता है, किसी स्ट्रिंग में अगर कोई ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट कर रही है तो आप क्या करते हो, यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हो, और ये इसके पास वेलोसिटी v है, और सारा कैलकुलेशन वही डेरिवेशन वाला है। नहीं समझ में आई बात? तो हम तो एक काम रखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि यार टेंशन का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आएगा वो टी डी थीटा होगा। कब? जब फ्री एंड से सबस्टेंड होने वाला एंगल डी थीटा है। कभी कभी वो इसको डी थीटा बोल देता है, कर देंगे, इतनी तो कर लगा ही लेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ द टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर इज व्हाट? अब समझना, यहां क्या हो रहा है, टेंशन तो यहां पे भी है। हम क्या करेंगे, अब ध्यान से ना, जब ये करोगे तो बेटा सरफेस टेंशन को हम लिखेंगे सिग्मा, वरना तुम टी से टी रवाना कर दोगे। नहीं समझ में आई बात? तो लिखेंगे सिग्मा। अब मुझे बताओ, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसमें जो टेंशन इधर आया उसका कंपोनेंट जो इधर आएगा वो क्या होगा? टी डी थीटा। और इधर जो फोर्स आ रहा है सरफेस टेंशन का वो क्या है? 2t dl। टी की जगह क्या लिखूंगा? सिग्मा। तो ये इसको बैलेंस करके रखेगा ना। तो क्या करेंगे बताओ? टी डी थीटा इक्वल्स टू 2t, टी की जगह रखा सिग्मा, डीएल, डीएल को क्या लिखा? आर डी थीटा। डी थीटा से, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? 2 सिग्मा आर। नहीं समझ में आया? तो टेंशन इन दैट इज, अब ये अपना काम कर देगा, बस इतना सा तो याद रखो। देखो आप कितने ही महान हो, आप तो मैथमेटिक्स आपकी जबरदस्त है, यू कैलकुलेशन करते हो, बट स्टिल जीतता वो है जिसको याद होता है। अगर पेपर लेंदी आ गया तो टाइम कैसे निकालोगे? ऐसे तो टाइम निकलता है। अरे भाई, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मेमोराइज करने में कोई बुराई नहीं होती, चाहे आपको कितना ही आता हो। अब एक सवाल का आंसर तुम्हें निकालना है। बोल, कुछ पूछना चाह रही है तू? कुछ नहीं, बिठा दूं फिर?
अब इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, ए फ्रेम। आंसर तुम्हें निकालना है। ए शेप फ्रेम, एक तो मैंने यू शेप फ्रेम लिया था, उस पर वायर बनाया था। इस बार हम ए शेप फ्रेम बना रहे हैं, ऐसा। और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर है ऐसे। इसको पकड़ा, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, बाहर निकाल लिया, और यहां फिल्म बन गई। याद रहे, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये वाई नोड है, ये 12 है। कितना है? 12। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। और इस वायर का जो मास है वो एम जी है, एम है। कितना है? एम। और ये वर्टिकल प्लेन में, किसमें? तो आप क्या बोलोगे कि सरफेस टेंशन का वायर पे जो ऊपर फोर्स लग रहा है 2TL। 2TL की लगेगा ना, एल की वैल्यू 12 पुट कर देंगे भाई, वो एमजी से बैलेंस्ड है। इक्विलिब्रियम में वो एमजी से बैलेंस्ड है। अब ये वायर जो है ना, ये परफेक्टली टाइटली फिक्स्ड नहीं है, लूज है। इट कैन बी स्लाइड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लाइटली, राइट। मैं क्या करता हूं, और इसको हल्का सा नीचे पुश करता हूं, तो मैंने क्या किया है, मैंने इफेक्टिव लेंथ बढ़ा दी। हेलो। और इफेक्टिव लेंथ बढ़ा दी, एमजी तो नहीं बदला, एमजी वही है, ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया। तो नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आया। अगर मैं हल्का सा ऊपर पुश कर दूं, तो मैंने इफेक्टिव लेंथ कम कर दी, तो एमजी बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स नीचे आएगा। तो नीचे पुश करूं या ऊपर पुश करूं, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। आपको ये चेक करना है क्या वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है, और अगर है तो टाइम पीरियड क्या होगा। ये वाली लेंथ वाई लोगे, मास एम लोगे, सरफेस टेंशन को टी ही कंसीडर कर लेना, और ये 12 हो गया हमारे पास, राइट। मास एम और डिस्प्लेसमेंट वाई कंसीडर कर लेना, ठीक। हो गया। टेन थीटा क्या लिखा तूने? अच्छा वो ले लिया। रिस्टोरिंग फोर्स वाई के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। अब ये देख, एम, ये तो ठीक है, एम वाई नॉट, है ना। ये तेरा फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, नीचे नीचे आ जा, नीचे नीचे आ जा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आती है बता, एम जी इक्वल्स टू 40L, नीचे क्या आ रहा है, एम जी के बराबर है, तो एम से एम कैंसिल कर दे, 2 पाई रूट वाई बाई जी आ गया। सही है। हाँ जी। है। हाँ तो मतलब ऐसे सेम है, बस तो फिर नाउ टाइम पीरियड आ गया आंसर तेरा। अरे आ गया। क्या तरीका बताया था मैंने?
y के अलावा जो कुछ भी वो क्या है, हद कर दे पुट m बाय और k पुट कर, वो टू ही रहने दे उसको। m बाय नॉट अपॉन 40l ना, 40l, और ये 40l mg के बराबर है, mg पुट कर दे यहाँ पे जी, सही है। इट्स 2 पाई रूट y नॉट बाई g, अंडर रूट ऑफ y नॉट बाई g। आ गया, गुड, वेरी गुड। गरम गरम हलवा खाएंगे तो फिजिक्स वाले क्या करेंगे फिर, हम तो हलवा नहीं खा सकते हैं। क्या पढ़ा रहे, केमिस्ट्री बायो? कितने लोगों का आंसर आ गया? गुड, आ रहा है, कोई बात नहीं। जिनका नहीं आया वो आंसर लिख लो, तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ y नॉट बाय g, ठीक है। आप चाहो तो सरफेस टेंशन के टर्म में क्या आ जाएगा, m y नॉट बाय 40l, है ना, इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन m y नॉट बाय 40l आ गया। मैंने mg इक्वल्स टू वो नहीं रखा होगा, 40l mg से बैलेंस था ना इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। अच्छा SHM नहीं होगा, अच्छा अच्छा, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो। अच्छा सुनो, द आंसर इज व्हाट, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, जल्दी बोलो, y नॉट बाय g या y नॉट m बाय 40l, है ना, 40l mg के बराबर होगा तो mg पुट करेंगे तो वो आ जाएगा, पहली चीज। एक बेहतरीन सवाल पूछा है एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब उलझते हैं उसमें लोग, तुम्हारे मॉड्यूल में था, हटा दिया उसको, मॉड्यूल से हटा दिया कुछ सवाल, लोग जो है वो सर खाते हैं टीचर्स का। एक डिपार्टमेंट और भी तो होता है ना जो समझना ही नहीं चाहता चीजों को। तो वो बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन डाला हुआ था, उसको हटा दिया आजकल। अच्छा क्वेश्चन है, और उसकी एक फॉर्म तो अभी भी है, उसके दो रूप थे, उसकी एक एक फॉर्म अभी भी है, उसकी बात करते हैं, सुनो ध्यान से। अपन ने जब फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा था तो हमने यूट्यूब वाला कुछ केस किए थे, और यूट्यूब में हमने एक चीज समझी थी कि सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम होता है। तो अगर मैं किसी यूट्यूब के अंदर एक ही तरह का फ्लूइड भरूंगा तो फिर तो फ्री एंड जो होंगे टॉप एंड वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। नहीं समझ में आई बात? और जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं, तो शेप ऑफ द मेनिस्कस मैटर करता ही नहीं है। बोलो भाई, जब सरफेस टेंशन मान ही नहीं रहे तो किस बात का शेप ऑफ द मेनिस्कस? अब क्या है, यहां देखें, ये यूट्यूब है, लेकिन इसकी लिम्स का रेडियस अलग अलग है, ऐसी कहानी, समझना ध्यान से। अब इसमें पानी भर दें तो अब क्या होगा कि इसमें लिक्विड अगर यहां तक है तो इसमें लिक्विड यहां तक होगा। रीजन, यहां और यहां प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो रेडियस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। नहीं समझ में आई बात? तो एक तो है कि आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, एक डायरेक्ट लॉजिक भी लगा सकते हो कि हम सीधी सीधी बात करेंगे, हम तो इसको रेफरेंस मान लेंगे साहब, ये रेफरेंस है, और मान लेते हैं इसके अंदर हाइट जो है वो h1 है, इसके अंदर हाइट जो है वो h2 है। तो ये जो डिफरेंस होगा, अगर ये h है तो h की वैल्यू h1 माइनस h2 होगी, इसकी रेडियस r1 ले लेता हूँ, इसकी रेडियस r2 ले लेता हूँ, जिसका रेडियस ज्यादा उसमें हाइट कम, कैपिलरी रिंग। नहीं समझ में आई बात? अब समझना, तो हम क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू होगा h1 माइनस h2, h1 कितना, 2t cos थीटा बाय रो जी r1 माइनस 2t cos थीटा बाय रो जी r2। तो आप इसको लिखोगे 2t cos थीटा
बाय रो जी 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर थीटा को 0 दे दे तो एच इक्वल टू क्या करोगे, 2t बाय रो जी 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो कहानी यहां हो गई। यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहां तक। प्रॉब्लम कब है, जब इस सीयू ट्यूब को इन्वर्टेड करके रख दे अंदर पानी। क्या कर दिया, दोनों एंड को टैप किया, पानी में डिप किया, छोड़ दिया, अब पानी चढ़ेगा ऊपर। हेलो, तो अब कहानी ये है, अरे यार ये कहानी। राइट, अब ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये जस्ट अबव वाला पॉइंट ले लिया सी, और ये जस्ट बिलो वाला पॉइंट ले लिया डी। और डेफिनेटली इनके हाइट के अंदर डिफरेंस होगा। ये एच है, क्या है ये, एच। समझ में आया क्या हुआ। जो सवाल पूछा हुआ था ये था, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी। अच्छा नहीं लगा सुनने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी एंड डी, ए एंड सी। पूछा हुआ सवाल है और ये था। होना चाहिए क्या प्रेशर डिफरेंस, पहले बताओ। नहीं होगा। एयर सी में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो एग्जैक्ट प्रेशर डिफरेंस। इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो आप नेगलेक्ट करके चलते हो। अच्छा बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हाँ वेरी गुड, सही है, उसमें क्या गलत थोड़ी है। और जो मैं सुनना चाहता हूँ वो ये था कि जमीन से लेकर जहां तक एटमॉस्फेयर है उस हाइट के एयर कॉलम का प्रेशर है, उसका रो जीएच है। अगर आप जी को यूनिफॉर्म ले लो, एयर की डेंसिटी आप जानते हो, उसको भी यूनिफॉर्म ले लो, एच कैलकुलेट करो, अभी मिल जाएगा। वो कितना 8 किलोमीटर बोलते हो, कितना बोलते हो एटमॉस्फेयर, कहाँ तक है हवा, कितना हाइट तक है। हाँ वो आ जाएगी कैलकुलेशन, रफली रफली आ जाता है उतना। हम तो बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन करके चलते हैं ना, तो जी कांस्टेंट होता है ना, डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो राइट रिलेशन तो थर्मो में पढ़ते हो, तो एक्सपोनेंशियल आता है, पी इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर माइनस समथिंग रो टी अपॉन रो जी एम आर अपॉन रो टी। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल टर्म आती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एयर का जो कॉलम है उसका प्रेशर कंसिडरेबल है। हेलो, और दोनों तरफ एयर कॉलम की हाइट अलग अलग है, उसका जो डिफरेंस है वो काउंट कर लिया उन्होंने। नहीं समझ में आई बात। गेट तो बंद है ना, फिर भी आवाज मतलब। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एक चैप्टर ऐसा भी होना चाहिए था, फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले उसे पढ़ाना चाहिए था। नहीं, लोगों को समझ में आता है यार, जिंदगी में फिजिक्स कहाँ काम आती है, तो कुछ चीज बचती ही नहीं। हाँ जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कुछ समझ में आया तुम्हारे। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो।
क्यों नहीं कर सकते भाई? आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख दो, इंक्लूडिंग प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ मेनिस्कस, 2T/R1 2T/R2। नहीं समझ में आई बात? हेलो। अच्छा, सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा, मतलब ये है कि इस डी पॉइंट के जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां एच बिलो, यहां प्रेशर सेम होगा। तो आप स्टार्ट करेंगे ए से, ए का प्रेशर ले लेंगे पी ए, क्या ले लेंगे, और बी का प्रेशर पी ए माइनस 2T/R1, R1 इसका R1 ले छोटी वाली का, फिर वहां से नीचे आ जाओ, रो जी एच वही है डी पर, और डी का प्रेशर कितना है, पी सी माइनस 2T/R2 इक्वल कर दो, हो जाओ शुरू, निकालो। पुलकित पालीवाल, 2T ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस रो जी एच, इसका आंसर आया यहाँ। आ गया? इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी, अब सबको आ जाना चाहिए। तो क्या आया? एच इधर आ गया। अच्छा, एंगल तुमने 0 ले लिया, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2T माइनस रो जी एच, प्लस आ रहा है, तेरा माइनस आ रहा है, तेरा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। 2T 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस रो जी एच, तेरा माइनस आ रहा है, तेरा प्लस आ रहा है। इधर बताओ, बॉयज डिपार्टमेंट, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? होगा तो एक ही ना। पर इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ए का प्रेशर पी ए ले लिया, बी का प्रेशर पी ए माइनस 2T/R1 ले लिया, और डी का प्रेशर प्लस रो जी एच इक्वल टू, उधर से डी का देख लो कितना है, कितना उधर से, पी सी माइनस 2T/R2। ये जो इक्वेशन मिलेगी ना, वो जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी पी ए माइनस 2T/R1 प्लस रो जी एच मस्ट बी इक्वल टू पी सी माइनस 2T/R2। ये तो मिलेगा। अब गड़बड़ ये हो गया कि आपने पी ए माइनस पीसी निकाला या पीसी माइनस पी ए निकाला। हाँ, तो उसका अकॉर्डिंग प्लस माइनस आ रहा है फिर तुम्हारे वो, मतलब आंसर सबके सही है। हेलो, ठीक है। तो आप अगर पी ए माइनस, हालांकि सी पे प्रेशर ज्यादा होगा, कॉलम ज्यादा है ना, तो अगर आप पॉजिटिव माइनस नेगेटिव निकाल दो, मैं पॉजिटिव डिफरेंस निकाल दो तो वो आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा। हमारे सबके आंसर सही है। किया क्या तुम लोगों ने? पी ए माइनस पीसी किया है, पीसी माइनस पी ए किया है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं तुम्हें कि तुमने इनमें से कुछ एक किया है। पर आप देखो कि सवाल की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चीजें समझनी पड़ेंगी। कई बार, एक बार में तो ऐसा लगता है कि यार देखो, मतलब कैसे कह सकते हो, तो प्रेशर तो बराबर है, तो प्रेशर डिफरेंस आ ही नहीं सकता। उन्होंने बोला एग्जैक्ट प्रेशर डिफरेंस, मतलब कुछ ना कुछ था, वो चाहे बहुत कम था पर है, मैं उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूं भाई। बात समझ में आई? तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और असल चीज क्या है कि काम आ गई मैथमेटिक इक्वेशन। हाँ कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है। वही काम करो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर बैलेंस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये थी सरफेस टेंशन। कुछ और भी है सरफेस टेंशन में? ये सब वो अपन ने कर ही लिया था, डिटेचिंग विटेचिंग बलून रेडियस बड़े सेम हेमिस्फीयर से भी, हेमिस्फीयर सब समझा दिया था ना मैंने तुम्हें। कैपिलरी एक्शन भी खत्म, कैपिलरी एक्शन में क्या बचा? नथिंग। कुछ याद आ रहा है तुम्हें कुछ ऐसा जो तुमने कभी पढ़ा हो और हमने मिस कर दिया हो? हालांकि ऐसा होता नहीं है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी जो मैंने आपको बताई थी वो हर उस जगह के लिए डिफाइंड है जहां लिक्विड किसी दूसरे मीडियम में कांटेक्ट में आता है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपसे कहा था ना, फ्री सरफेस से 10⁻⁹ नीचे या उससे नीचे वाले मॉलिक्यूल पर नेट मॉलिक्यूल 40 ऊपर लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो वो हर इंटरफेस के लिए वैलिड है बेटा, जरूरी नहीं वो फ्री सरफेस ही, वो तो सॉलिड के वॉल के वहां भी वैलिड होगा ना। तो टोटल वो इसलिए लेते हैं कई बार सवालों में, हालांकि उस लेवल में सवाल अपन से नहीं पूछे जाते हैं, एम्स में भी नहीं आएगा कभी, पर एनसीईआरटी में एक दो लाइंस हैं ऐसी, तो वो तुम्हें कभी पढ़ो तो कंडक्ट नहीं करें इसलिए बता दिया कि वो हर जगह वैलिड है। ठीक। सो इट वाज सरफेस टेंशन। एक बार मुझे मॉडल दिखाना, कुछ छूटा तो नहीं? मॉडल में कोई बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी होती हैं जो छोटी छोटी चीजें। तुमने हाइड्रोस्टेसिस हाइड्रोडायनामिक्स देख लिया था ना अच्छे से इसमें से? देखना सब लोग, और फॉर्मूला वॉर्मूले थे वो देख लेना, याद करो अच्छी बात है, वरना वैसे ही बन जाते हैं सवाल बिना फॉर्मूला के। ये डायनेमिक्स, डायनेमिक्स सारे केस अपने कर ही लिए थे। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, डिपेंडेंस किस पे डिपेंड करेगा, बस को रीड करना। हालांकि मैं मोटा मोटा समझा दूंगा अभी क्या होता है। कॉन्टामिनेशन आ रहा है, इम्प्योरिटीज आ रहा है, ये सब चीजें की बात कर लेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो अभी बता ही दिया ना मैंने आपको, बताया था टेम्परेचर बढ़ाने में सरफेस टेंशन कम होता है। और हर लिक्विड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइंड है जो बेसिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, वहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है। इम्प्योरिटीज में अपन ने बात करी ली, सोल्यूबल इम्प्योरिटी जनरली सरफेस टेंशन बढ़ा देती है, इनसोल्यूबल कम कर देती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को कम कर देती है। इन जनरल रूल नहीं है, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस, ये अपने कर लिए सब, सरफेस एनर्जी की बात कर ली, ड्रॉप तोड़ने जोड़ने वाली बात कर ली, ये सब हो गया, ये हो गया, वॉल्यूम कंजर्वेशन सब कर लिया, स्व बबल हो गया, प्रेशर एक्सचेंज हो गया, इनसाइड मेनिस्कस ये भी हो गया। हाँ वो अपन ने बात कर ली थी, एग्जैक्ट हाइट इन कैपिलरी राइज 2t बाई रो जी आर माइनस आर बाई 3 कर लिया था, ठीक है बेटा। वही तो है सरफेस एनर्जी, हमारे पास सरफेस। हाँ राइट, वो नहीं करा था, कर लिया ना, उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि वो जो अपन ने एरिया बढ़ाया था, तो मैंने कहा था वायर पहले भी रेस्ट पे बाद में भी रेस्ट पे, और आपने वर्क किया है, दैट वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और आपसे कहा था सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। तो जो बेसिकली सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरफेस वाले मॉलिक्यूल, उनके पास नीचे वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट एनर्जी सरफेस एनर्जी, ठीक है। हाँ कुछ सवाल वाल सामने आया तो लैंग्वेज वाइज पूछ लिया करो, इमीडिएटली क्लियर करो चीजों को। ये कर लिया, ये कर लिया, खत्म हो गया तो, हाँ तो हो गया खत्म। समझ में आया तुम्हारे सरफेस टेंशन? नहीं समझ में आया? और कुछ सवाल देख के याद आ जाए। ये जो ये समझ, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, 75 ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। कैपिलरी ऑफ रेडियस आर डिप्ड इनटू द वाटर, द हाइट ऑफ द वाटर दैट राइज इनटू द मास है जो एच हाइट तक बढ़ा, तो मास एम, एम मास का पानी भर गया। इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज डबल्ड, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी विल बी।
रेडियस डबल करने पे हाइट कम हो जाएगी। अगर हम देखा हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पढ़ी थी वो क्या थी, मैंने कहा था ना वर्क डन कितना आया था, 4 पाई टी स्क्वायर बाय रो जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, 2 पाई टी स्क्वायर बाय रो जी। वो कहीं पे भी मास पे डिपेंड नहीं, समझ में आई बात। आर पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी ना वो, आर पे डिपेंड नहीं कर रही थी ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो कैपिलरी ले ली मैंने, R1 और R2 रेडियस की, और दोनों के अंदर डिप कर दिया, दोनों में हाइट राइज की। किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, दोनों की सेम होगी। नहीं समझ में आई बात। इस पे भी बन जाते हैं सवाल। एक बहुत फेमस सवाल यार, ये इससे याद आया मुझे, बहुत फेमस है वो। अगर तू वो तुम्हारी किताब नहीं होती मार्केट में चलती है, यूनिवर्सल के नाम से किताब चलती है, उसमें से सवाल नहीं होता कि सवाल उस साल भी आया उस साल भी आया, उससे लिखी होती है लाइन बहुत सारी, 3-4 लाइन। ये वही सवाल है। तो जब से आ रहा है इसका आंसर फिक्स होता है, 7H। समझ में आए कुछ लोग, वो बबल बनता है बॉटम पे, सरफेस पे आता है, उसका रेडियस डबल हो गया तो लेग की डेप्थ क्या है। तो हमें जब सर पढ़ा रहे थे हमारे टाइम पे, तो एक दो बच्चों ने आर्गुमेंट सर ये निकाल के बता दो, उन्होंने बताया निकाल के, कुछ को समझ में नहीं आया, बोले याद रखना 7H, एग्जाम में सवाल आवे 7H टिक करना। आज तक उसके अलावा 7H के अलावा 8H का भी आंसर ही नहीं आया। तो आप क्या करते हो उसके अंदर ऐसे, देखा होगा ना आप लोगों ने, तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। आप कोका कोला वाला भी डालते हैं ग्लास के अंदर, तो जब बबल बन के ऊपर आते हैं, साइज बड़ा होता है उनका, रेडियस बढ़ता है ना, तो वो कहते हैं यहाँ एक एयर बबल बना, जब वो यहाँ आया तो यहाँ रेडियस R1 R था, यहाँ 2R हो गया। तो वो इस लेक की डेप्थ पूछते हैं ये दे करके कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रो जी एच के बराबर है। किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर। रो जी एच इज द पी नॉट, पहले ये बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये तो करेंगे। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट। यहाँ का प्रेशर कितना, P नॉट प्लस रो जी एच। नहीं समझ में आई बात, तो इसको स्मॉल एच ले लिया मैंने, सॉरी ये स्मॉल एच। तो यहाँ का प्रेशर कितना, रो जी एच प्लस रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच ना। वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई R³ इक्वल टू, सरफेस पे आने में प्रेशर कितना लेंगे, ओनली रो जी एच। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया रो जी एच, पी हो गया, और वी कितना हो गया, R³ करोगे 8R आएगा। नहीं समझ में आई बात। तो 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई R³। अब क्या करेंगे, 4/3 पाई R³ तो कैंसिल हो गया, ये 8 रो जी एच है, ये उधर जाए 7 रो जी एच बचा, रो जी कैंसिल हो गया, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, 7H। ठीक है, डेटा वेटा बदल भी तो वॉल्यूम से बात करना है, ऐसा थर्मल प्रोसेस है, PV1 V1 इक्वल टू P2 V2, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा अंदर का। और तो कोई चीज मुझे ऐसी याद नहीं आ रही, तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो पूछ लो। वो एक सवाल पूछा था किसी ने मुझसे बाहर, SRG वाला, अच्छा सवाल है वो। किसने पूछा था वो, स्फीयर जस्ट डिप्ड कंडीशन में तो 4 अपॉन, हाँ 4/n, अच्छा π/n, अच्छा 5/n πR³ रो जी, तो n की वैल्यू क्या है। हाँ एग्जैक्टली राइट। वो सवाल ये था, ऐसे सवाल जितने भी करो ना आप, तो सिमेट्री से किया करो, मैंने सिखाया था तुम्हें। वो एक सवाल नहीं किया था अपन ने कि एक नीचे एरिया A2 है, ऊपर से नेरो के A1 बन जाता है, ट्यूब तक H1 H2 पानी भर दिया, तो इसने कितना फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स नहीं लगाया था, याद आ रहा है कुछ। ऐसा मत करो यार, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे बाद कोई पढ़ाने नहीं आएगा। इसमें अपन ने H1 हाइट लिया था, ये H2 लिया था, ये एरिया A1 लिया था, ये A2 लिया था, कहा था इसने कितना फोर्स लगाया। अच्छा तुम्हारे ऐसे बनाया था डायग्राम यूं है, वैसे बनाया था ना, मतलब कोई तो गवाही दो यार, ऐसा किया था, मुझे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। ऐसा कुछ किया था क्या अपन ने, अरे बोलो ना भाई।
नहीं किया था? ये अलग है यार, बताया था मुझे, 100% याद है। फिर मैंने ये भी कहा था कि इनका जो रिएक्शन फोर्स आता है वो यहां भरे हुए पानी के वेट के बराबर आता है। कुछ बताया था ना। अब ये तो कॉपी वॉपी नहीं करवाया होगा, मैंने ऐसे समझा दिया होगा। हाँ यार, मतलब तो ऐसे भी अगर समझाया भी था तो याद तो सबको आना चाहिए ना, ऐसा कुछ था तो सही। अभी मैंने एक बात कह दी चुपके से, बीच में पता भी नहीं पड़ा। हालांकि एमईएस के बच्चों के लिए कम वैलिड होती है, पर बाकी बच्चों के लिए यूनिवर्सली वैलिड है। जब कोई भी टीचर पहले पढ़ा के चला जाता है और 4 महीने बाद कोई नया टीचर पढ़ा रहा होता है, उसका कंसेप्ट काम आ रहा होता है जो पहले पढ़ाया। मुझे साहब ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया सर उन्होंने, ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ होता तो हमें याद होता ना। तो एक बेसिक चीज ये है, सुनना ध्यान से। एक टैंक है, इस टैंक में हम लोग पानी भर देते हैं। समझना ध्यान से, बहुत आसान चीज है। और बेटा ये जो टोटल हाइट है, ये H1 प्लस H2 ले रहा हूं। कितनी ले रहा हूं? H1 प्लस, कुछ यहाँ H2 थी, ऊपर H1 ऐसे ले लिया। ऐसे मान ली ये H2 है, ये वाला एरिया A2 है। तो बताइए यहां बॉटम पे थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा? आप कहोगे रो जी H1 प्लस H2 इंटू A2 ना। ये कहानी सीधी सीधी। फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैं एग्जैक्टली ये देखो, ये है H2 और ये है H1, ये एरिया A2 और इसका एरिया A1 है, और एग्जैक्टली सेम यहां तक पानी भरा हुआ है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा? आंसर इज सेम। नहीं समझ में आई बात? तो आप कहोगे साहब देखिए, यहां तो फ्लूइड के वेट के बराबर ही थ्रस्ट फोर्स है, यहां फ्लूइड का वेट कम होगा, इसका मतलब यहां का थ्रस्ट फोर्स वेट से ज्यादा है। ये तो मैंने समझा था ना, कोई भी थ्रस्ट फोर्स वेट से ज्यादा कम हो सकता है, पर समझ में आती है ना कि यहाँ बराबर, तो यहाँ अमाउंट ऑफ फ्लूइड कम है ना। हेलो, अब सुनो, इसका क्या मतलब हुआ कि साहब ये जो वॉल है यहां से यहां तक की, यहां से यहां आने में प्रेशर होगा रो जी H1। तो उस प्रेशर की वजह से इसका एरिया कितना आएगा? A2 - A1 कितना आएगा? तो यहां प्रेशर ने जो ऊपर फोर्स लगाया वॉल पे, वो कितना है? रो जी H1 इंटू A2 - A1। और उतना ही रिएक्शन फोर्स वॉल फ्लूइड पे नीचे लगा दी। नहीं समझ में आई बात? तो जो आपने यहां से फ्लूइड हटा रखा है इस केस में, इसका वेट इसके रिएक्शन फोर्स बराबर आना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? और आप देख लो इसका वेट कितना आएगा, रो जी H1 A2 - A1। नहीं समझ में आई बात? ये आएगा ना वेट। हेलो, अब दूसरी चीज बात है। तो ऐसे समझो कि यहां पर एक टैंक है, इसमें R हाइट तक पानी भरा हुआ है। कितनी हाइट तक? R। और एक हेमिस्फीयर ऐसे जस्ट डूबा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। आप मुझे बताओ ये क्या है? ये R है, इसका रेडियस भी R है। इस पे अब थ्रस्ट कितना लग रहा होगा? तो आप बोलोगे साहब रो 2/3 पाई R³ इंटू जी। ये F पॉइंट है ना? बोलो भाई, F पॉइंट है। समझ में आ गई बात? अब समझना ध्यान से, यहां तक का वॉल्यूम कितना है टोटल? अच्छा, ये स्टे है कि ये जस्ट अगर सिंक वाली स्टेट में है तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर होगी, तो यही इसका वेट भी है। नहीं समझ में आई बात? क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि यार अगर यहां तक पानी भरा होता
तो उसका वेट कितना होता? पाई आर क्यूब रो जी ना, एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट आर। नहीं समझ में आई बात? वेट होता है उतना, ठीक है। और आपसे पूछो ये जो शेडेड सेक्शन है इसका वेट कितना है? तो 1/3। बात समझ में आ रही है कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो टोटल वेट कितना है? पाई आर क्यूब रो जी। इसका वेट कितना है? ये रहा, ये वेट यहां रहा। अब पॉइंट लगा यहां से, कितना लगा पॉइंट? अपथ्रस यहां जो अपथ्रस लगा वो कितना है? पाई आर स्क्वायर रो जी एच। अरे यार, पाई आर स्क्वायर रो जी एच, समझ में आ गई बात? ये अपना कुछ गलत लिखा है पॉइंट? सही लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर रो जी एच। समझ में आ गई बात? और एच कितना? आर। तो पाई आर क्यूब रो जी एच वो यहां से मिला ऊपर। इसका मतलब यहां से जो मिल रहा होगा वो कितना होगा? 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। और वो इसका वेट भी है। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर ना? ये एनालिसिस आता है तो फिर उन सवालों का आंसर आप बिना इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो तोड़ते उड़ते हैं उसमें। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ कहानी थी कि पानी वानी है और एक बॉल जस्ट सिंक्ड है जिसकी रेडियस आर है। जस्ट सिंक का क्या मतलब हुआ भाई? इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर है। और शायद उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि इसका जो लोअर हाफ है उसने कितना फोर्स ऊपर लगा रखा है। अगर उसने वो क्या था फॉर्मूला, 5/n समथिंग, तो n की वैल्यू क्या है? नहीं समझ में आई बात? तो हम क्या कहेंगे कि हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएंगे यहां। बात समझ में आ गई? हेलो, आप मुझे बताओ, इसका जो अपथ्रस्ट है क्या उसने ना सिर्फ इसका वेट बैलेंस किया हुआ है, इस वाले पानी का भी तो बैलेंस किया हुआ है? नहीं समझ में आई बात? पक्का ना? तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल ले वेट, इसका निकाल ले वेट, और अपथ्रस्ट के बराबर कर दे, वहां से एन की वैल्यू मिल गई। नहीं समझ में आई बात? इतनी सी कहानी और वहां से एन मिल जाएगा। और हमारा अगर मैं ये वाला जो मैंने अभी सिखाया तो मैं वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्या रहता है, हमारे दिमाग में फालतू विचार आते हैं। इंटीग्रेट करो, वेरिएबल प्रेशर है, सरफेस को लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सिमेट्री से काम करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। ये सब चीजों के लिए क्लियर होनी चाहिए आपकी, जैसे इक्वल वाली कहानी। इस पे एक बेहतरीन सवाल और बनता है, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा अभी उसका एकदम, क्या था वो? फ्लूइड पड़ा हुआ बरस हो गया मेरे को, इस जगह में बहुत सारी चीजें मुझे याद ही नहीं आ रही। और तुम्हारा काम हो गया? नहीं हुआ? तुम्हें ऐसा लगा कुछ छूटा अपना? पर ऐसा तब लगता है जब हमें पहले कुछ पता हो। तो ये रूल्स हमारे लिए वैलिड नहीं है। नहीं यार ऐसा नहीं है, तुमने पढ़ा तो है ऑनलाइन। तो तुम्हारे बेच के लिए तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम तो पढ़ी होंगी ऑनलाइन, नहीं पढ़ी थी? बुरा तो नहीं होता वैसे ऑनलाइन? बुरा होता है? बुरा होता है? पता नहीं, यहाँ भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। कुछ लोगों को लाइव क्लास अच्छी लगती है, कुछ को रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कौन सी वाली? वो लाइव की रिकॉर्डिंग नहीं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तुम्हारे पास, वो नहीं मिले तुम्हें कभी? है? अच्छा पूरे साल वही मिले? पर जैसे ऐसे भी तो होती है ना, जैसे अभी आज अभी क्लास चल रही है, अपनी लाइव क्लास चल रही है, तो इसका रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा ना? हाँ। नहीं पर तुम कहाँ इंटरेक्ट करते हैं? ये तो यहाँ तो वन वे। यही तो समस्या है, इंटरेक्शन नहीं होता। या तो सवाल भी खुद ही पूछते हैं हम लोग, आंसर भी खुद ही देते हैं। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं ना आपसे। एक दिव्या काफी होती है क्लास में। दिव्या मतलब ऐसी बच्ची है जो आपसे सवाल पूछोगे पागल कर दे। ये मेरा मेरे कोड वर्ड है बेसिकली। 2007 जब मैं उदयपुर अपना कोचिंग चलाता था तो एक बच्ची थी दिव्या, उसको सारा उदयपुर जानता था। कैसे जानता था? बच्चे छोटी क्लास में भी तो कोचिंग वोचिंग जाते हैं ना। तो वो जहाँ भी ट्यूशन जाती थी वो इतने सवाल टीचर से पूछती थी।
देखो उसके 90% सवाल नॉनसेंस होते थे पर 10% दमदार होते थे। तो क्लास में टाइम बहुत वेस्ट होता था, तो बच्चे उसके बाद के बेंच में बैठना पसंद ही नहीं करते, या जिस बेंच में दिव्या ने एडमिशन ले लिया वहाँ कोई नहीं बैठेगा। अब 11th के बाद आईआईटी की तैयारी चालू, और हमारा एक रेडियंट नाम का बेच था, उसमें दिव्या का एडमिशन। बच्चों का दिमाग खराब, जिसको जानते हैं, फिर हम दिव्या को क्लास में नहीं बैठेंगे, इसको बेच बदलो। अब मैं कैसे बदलूं एज ए टीचर, नहीं बदल सकता मैं, उसको अलॉट किया है बेच में। अब मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए होता है क्लास में, समाज सेवा भी तो वही कर रहा होता है। तुम तो पूछते नहीं हो कुछ भी। कई बार ऐसी चीजें छूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यार आपने कुछ समझा था, टीचर ने समझाया, आपने समझ लिया, फिर किसी ने सवाल पूछा, टीचर ने दोबारा समझाया, तब समझ में अच्छा ये थी कहानी, हम तो कुछ और ही समझे थे। सो उसको 2 महीने बाद इतना ऑब्जेक्शन हुआ कि उस बच्चे को भी, बेचारी को पता लग गया था, तो उसने थोड़ा कम भी किया, पर हैबिट थी उसकी तो पूछती थी वो। मेरे को मजबूरन बेच बदलना पड़ा। अब जिस बेच में गई वो ऑब्जेक्शन करे उधर। देखो एंड तो ये था कि वो आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसने आईआईटी किया है, मतलब उसका लेवल क्या रहा होगा आप सोच लो। हुआ ये कि 2 महीने बाद जब उसको मैंने उस बेच से निकाल के दूसरे बेच में शिफ्ट किया, उसमें मेरे बच्चे से रिक्वेस्ट, उसके पेरेंट्स से बात की। मैं तेरा कोई भी, कि वो जो पहले वाला बेच था उसमें ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो उसको ये था कि मुझे इसी बेच में रहना है। मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा मैं, और जहां भी मुझे लगेगा कुछ एडिशनल बताना, तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, तो तैयार हो। ठीक है सर। 1 महीने बाद वही बेच, कौन सा बेच जिसमें वो पहले थी, वो सब कहते दिव्या होनी चाहिए क्लास। अब क्योंकि 2 महीने तक उसके अलावा कोई कुछ पूछता ही नहीं था, तो आदत भी नहीं लोगों की पूछने की। अब वन वे कम्युनिकेशन चल रहा था। वन वे कम्युनिकेशन में तो ये है कि जितना टीचर को याद आएगा उसके एक्सपीरियंस से बताता रहेगा कि भैया बच्चे को डाउट आता है, यहाँ डाउट आता है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हम ये करेंगे और क्या करेंगे हम। आपके अपने डाउट्स तो कुछ है ही नहीं, आपका तो है ही नहीं कम्युनिकेशन, कुछ डिस्कशन है ही नहीं। तो 2 महीने बाद जब उधर शिफ्ट किया, तो उधर वाले बच्चों को मैंने पहले ही समझा दिया था। तो उनमें से कुछ तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, पर धीरे 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 उन्होंने कहा यार इसके आने से तो फायदा हुआ है हमें। अब हमारे कंसेप्ट ज्यादा डिस्कस होते हैं क्लास के अंदर। उन्होंने रोक लिया, वो डिमांड कर लगे दिव्या में चाहिए हमारे बेच। अब दिव्या नहीं आएगी। तो एक बच्चा चाहिए होता है क्लास में ना, जो डिस्कशन करे, चाहे वो उसके सवाल मान लिया कि सब 80% क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, और वो 10% में बहुत लॉजिक छुपा होता है। वो 80% में भी क्या होता है, ज्यादा सिंपल होंगे, पूछ लेगा 2-4 बार, ज्यादा क्या होगा, 2-4 नॉनसेंस सवाल पूछेगा तो 3 बार तीसरे बार टीचर डांट देगा। पर मेरे हिसाब से कोई ईगो ईगो नहीं आना चाहिए, जम के सवाल पूछो, जहां भी डाउट लगता है डिस्कशन करो, बढ़िया रहता है। डिस्कशन होना चाहिए, जो कि तुम लोग नहीं करते। हर्ष अग्रवाल वाले बेच में तो मैंने ना रूल बना रखा था, संडे के दिन ये लोग 3 लगातार डाउट पूछेंगे, मंडे के दिन ये पूछेंगे, ट्यूसडे नहीं पूछे तो पूछना ही है। उनको तो बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं नई डाउट पूछे ना टाइम पे तो खड़े कर दूंगा, पूरी क्लास खड़े खड़े अटेंड करना। ऐसा रूल बनाया। एक ऋषेश शर्मा सर थे, अभी तो सीकर के सेंटर हेड है, तो वो सेमीकंडक्टर पढ़ाना है, तो कुछ बोलते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब मैं पढ़ा ही नहीं रहा। तब फिर हमने ऐसा किया था। बहुत अच्छे अच्छे थे, शानदार रिजल्ट है। जिपमर फर्स्ट, एम्स थर्ड फोर्थ। उस साल एम्स फर्स्ट नहीं ला पाए थे हम, पर फिर भी बच्चे अच्छी रैंक्स आई थी, एम्स में अच्छी रैंक्स आई थी वहाँ से। एपीएमटी में अच्छी रैंक्स थी सारी, मतलब नीट में बेहतरीन बेच था। एडवांस का सबसे बेस्ट अगर बेच लोगों का फेवरेट रहा था, वही था उस साल वाला, आयुष गुप्ता। मतलब मेरी टीचिंग करियर में अगर किसी ने मुझे फ्रस्ट्रेट किया तो आयुष गुप्ता था वो। आप इमेजिन करोगे, आप सवाल बना के ला रहे हो स्पेशली, और सवाल बनाने के लिए नहीं था बेटर सवाल बना दिया आपने, 10 सोर्स टटोले हैं, उनमें कुछ बढ़िया लॉजिक मिले हैं, उनको कलेक्ट किया है, फिर फ्रेमिंग की, उसको डाटा चेक किया, कंसेप्ट चेक किए। 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते हैं एक सवाल बनाने में। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये 2 सवाल तो ऐसे हैं कि बच्चे को जूझना पड़ेगा कंसेप्ट, हर तरफ सोचेगा तब जाकर क्लिक करेगा। सवाल किताबों के जैसे एससीवी के, रीजनिंग सैलिडे के, इधर उधर के सवाल हो तो बच्चों ये भी मान लेंगे उन्होंने कर रखा होगा, तो याद था, आंसर बोल दिया। मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं सवाल उधर बोल के समझा के उधर लिखना शुरू करता था, वो तुम वो आंसर बोल देता था। अरे करता क्या है भाई तू, गजब की मैथमेटिक्स थी उसकी। तो उसकी अबेकस में मास्टरी थी, वो वैदिक मैथ्स, अबेकस, दुनिया भर की सब चीजें कर रखी थी। सारी कैलकुलेशन दिमाग में करता है बड़े बड़े।
पता नहीं उंगलियां हिलाता था, सही होगा आंसर। पर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करिए जहां इंटीग्रेशन लग रहा है वहां पे भी। वो फ्लूइड का सवाल था कि मुझे 2 सेंटीमीटर आंसर था उसका, वो इंटीग्रेशन से बना रहा था मैं, और मैंने इंटीग्रेशन से उसका रिजल्ट भी, सवाल भी बनाया था इंटीग्रेशन से, खुद ने भी सोल्व किया था, और इंटीग्रेशन से उसका आंसर लेके आता मैं, वो विदाउट इंटीग्रेशन लेके आ गया उसका आंसर परफेक्ट लॉजिक के साथ। रैंक नहीं आई थी उसकी, पीछे थी रैंक। मौलाना आजाद गया वो, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर काम कर जाते हैं रैंक में कई बार। 2.5-3 घंटे का 2020 मैच है बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। मतलब मुझे उसका बहुत अफसोस रहा था, गजब बेच था, अच्छे बच्चे थे सारे। तुम्हारे साथ थोड़ा नेगेटिव रहा है कोविड वाला, पर वो सबके साथ ही रहा, और अभी सफिशिएंट टाइम है। कुछ चीजें इकट्ठी किया करना भी ना, बहुत सारी चीजें। अभी जो तुम्हारे मेजर मेजर होंगे ना, सबसे ज्यादा सीखने को मेजर से मिलता है। मेजर पेपर के अंदर हर उस क्वेश्चन को मार्क करना जो तुम्हें पहली बार धोखा दे, यानी 2 बार पढ़ना पड़ा, और किसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां कहीं ना कहीं लेकिन है। तो उन कंसेप्ट को घर आके दोबारा पढ़ा कर। और कभी भी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को जल्दी नहीं पढ़ना, रूल बना लेना है। ये करते हैं बच्चे, जब पेपर लेंथी हो तो बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, जल्दी पढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं होना चाहिए। और जल्दी पढ़ने पे एक बार में समझ में आती ही नहीं है, तो झक मार के दोबारा स्लो पढ़ना ही पड़ता है, तो पहले वाला टाइम तो फालतू गया ना। तो जितना बेहतरीन सवाल है जो उसकी नीड, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, एक बार में आंसर आएगा। और सवाल पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन भी नजर डाल ली जाए। कैलकुलेशन हो चाहे हो तो भी कई बार ऐसा होता है कि जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन की, ऑप्शन ऐसे सेट करके देते हैं हम लोग, तो जीत जाते हैं बच्चे बहुत सारे अच्छे तरह से। खैर जी, कल से हम कल है ना अपनी क्लास, अभी टाइम पता नहीं है, शेड्यूल नहीं लगा, तो कल से हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। और तुम्हारी उधर बायो क्लास खत्म होगी सारी, है ना? अब सिर्फ संदीप सर की और मेरी दोनों लोगों की क्लासेस है, तो हम टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब ना, पर कल तो नहीं करेंगे। परसों हमारा टेस्ट, कितने बजे टेस्ट है? सुबह 9 बजे, 2 बजे? हाँ टाइम वाइम तो है, क्या पढ़ तो रहे होगे तुम लोग, एग्जाम नाइट होल्डर हो एग्जाम नाइट पढ़ने वाले लोग थोड़ी तुम लोग। चलो देखते हैं कुछ इलास्टिसिटी, 3 लेक्चर इंक्लूडिंग विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी